हमारे चैनल पर नई है तो सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट शेयर जरूर करें ताकि आगे की स्टोरी आप लोगों के बीच अपलोड कर सको। जयपुर राज पैलेस। कहानी की शुरुआत होती है जयपुर के महल से, जो जितना सुंदर बाहर से है उससे भी कई ज्यादा सुंदर वो अंदर से है। पूरे महल को महंगे इंटीरियर से सजाया गया है। महल के चारों तरफ बहुत बड़ा गार्डन है जिसे कई प्रकार के फूलों और पेड़ों से सजाया गया है, जो दिखने में काफी आकर्षक है। महल के चारों तरफ सिपाहियों का पहरा था। महल के लोगों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ के लोग कई रातों से ठीक से सोए नहीं है। सभी के चेहरों में परेशानी साफ दिख रही है। महल के अंदर 6 लोग बड़े परेशान होकर अपना सर नीचे करके बैठे थे। तभी उनमें से एक आदमी गुस्से में खड़ा होकर कहता है, बाबा साहब हम कब तक उन लोगों से ऐसे छुप कर रहेंगे। राघवेंद्र प्रताप सिंह ने गुस्से में अपना हाथ वही पास में रखी टेबल पर दे मारा, जिससे उनके हाथ में चोट आ गई। तभी जयजी राघवेंद्र की हाथ की चोट को देखकर गुस्से में राघवेंद्र से कहते हैं, आपके ऐसे चिल्लाने या गुस्सा करने से कोई हल नहीं निकलने वाला, हमें सोच समझकर हर कदम उठाना होगा। इतना कहकर जय जयपुर के राजा सा राघवेंद्र के हाथ की पट्टी करने लगा। तभी राघवेंद्र अपने भाई जय से थोड़ा परेशान होते हुए कहते हैं, क्यों ना आए भाई सा, गुस्सा क्यों ना आए। इस चौहान ने हमारे सारे वंश को मिटा दिया और हम सब सिर्फ हाथ पर हाथ रखे बैठे रहे। इतना सब करने के बाद भी उसका मन नहीं भरा, जो अब हमारी घर की बेटियों को भी मारना चाहते हैं। फिर अपनी जगह से खड़े होकर कहते हैं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन हमारा वंश ही खत्म हो जाएगा। राघवेंद्र का इतना बोल ही पाया था कि संध्या जी जय की पत्नी आकर जय से कहती है, राजा सा मैं नहीं जानती कि आप क्या करेंगे, लेकिन हमारी बच्ची को आपको उन दरिंदों से आपको बचाना होगा। हमने पहले ही अपने 2 बच्चों को खो दिया है, पर अब मुझसे और ये सब बर्दाश्त नहीं होगा। आपको हमारी बच्ची को बचाना ही होगा। संध्या जी अपने हाथ में 1 साल की छोटी बच्ची को लेकर कहती है। महल के अंदर वो सभी बातें कर ही रहे थी कि तभी एक सिपाही दौड़ते हुए महल के अंदर आता है। वो बहुत डरा हुआ लग रहा था। सिपाही को ऐसे डरते हुए महल के अंदर आते देखकर राघवेंद्र उससे पूछता है, ये आप ऐसे भाग कर क्यों आ रहे हैं और आपके कपड़ों को क्या हुआ। राघवेंद्र सिपाही के कपड़ों की तरफ देखकर कहते हैं, जिसमें खून के धब्बे लगे हुए थे। तो सिपाही थोड़ा डरते हुए राघवेंद्र से कहता है, वो छोटे हुकुम सा चौहान के आदमियों ने बाहर हम लोगों पर हमला कर दिया है और हमारे सारे आदमियों को मार डाला। फिर शांत होकर अपना सर नीचे करके कहता है, और अब वो महल की तरफ आ रहे हैं। ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोग डर गए, लेकिन जय ने सभी को समझाते हुए कहता है, अभी हमारे पास डरने का वक्त नहीं, बल्कि उनसे डटकर सामना कर वक्त है। फिर जय संध्या से उस छोटी बच्ची को लेकर अपने भरोसेमंद आदमी वीर को, जो कि महल का सेनापति है और जय का दोस्त, अपनी बच्ची देकर वीर से कहता है, वीर अब से हम अपनी अमानत आपको सौंप रहे हैं। आपको अपनी जान से भी ज्यादा इनकी हिफाजत करनी है। जिस पर वीर उस छोटी बच्ची को अपनी गोद में लेकर जय को दिलासा देते हुए कहता है, राजा साहब आप चिंता मत करिए, मैं अपनी जान से भी ज्यादा हमारी राजकुमारी की रक्षा करूंगा। तो जय उस छोटी बच्ची के सर पर हाथ फेरते हुए कहता है, बेटा आपके बाबा सा और माँ सा आपको बहुत प्यार करते हैं, लेकिन इस समय हमें आपकी रक्षा के लिए आपको आपके आप से दूर करना पड़ेगा, ताकि आप हमारे ऊपर, अपने राज्य के ऊपर हो रहे अत्याचारों का, उन राक्षसों से बदला ले सको और अपनी प्रजा की रक्षा कर सको। ये सब कहते समय जय की आंखों में आंसू थे। वीर जैसे ही उस बच्ची को लेकर वहां से जाने वाला होता है, तभी जय उसे रोककर कुछ कागज देते हुए कहते हैं, ये कागज आप हमारी बेटी को 20 साल बाद देना, उनके 21 जन्मदिन पर। और फिर अपने गले से एक लॉकेट उतरकर उस छोटी बच्ची के गले में पहना देता है। इसके बाद वीर पीछे के गेट से इस छोटी सी 1 साल की बच्ची को लेकर जंगल के रास्ते से भाग जाता है। उनके महल से बाहर निकलते ही चौहान के आदमी महल के अंदर हमला कर देते हैं, लेकिन जिसके लिए वो महल गए थे वो तो उन्हें मिला ही नहीं। वो उसी छोटी बच्ची को मारने गए थे, क्योंकि जय सिंह ने अपनी सारी वसीयत उसी छोटी बच्ची के नाम कर दी थी। जब उन्हें महल में बच्ची नहीं मिलती तो वो लोग महल का सारा सामान तहस नहस कर देते हैं। लेकिन जय सिंह और राघवेंद्र सिंह को इन सब से कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो दोनों तो बस उन गुंडों को एकटक गुस्से से देख रहे थे, लेकिन दोनों के ही चेहरे पर एक जीत की मुस्कान थी। तभी उन गुंडों के बीच में से एक 25 साल आदमी जय के सामने जाकर गुस्से से खड़े होकर जय से कहता है,
जय प्रताप सिंह इतना भी खुश मत हो, क्योंकि अगर एक बार मुझे वो बच्ची मिल गई तो सीधा उसकी लाश ही तेरे पास आएगी। जिसे सुनकर जय अपनी रौबदार आवाज में विक्रम चौहान से कहता है, मैंने अपनी बच्ची को जहां भेजा है तू वहां तक कभी नहीं पहुंच सकता। फिर विक्रम के सामने से बड़ी शान से अपने सिंहासन पर बैठते हुए कहता है, ये मत भूलना विक्रम चौहान की उसके अंदर राजाओं का खून है, तुम कभी भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, जैसे आज नहीं बिगाड़ पाए। वो एक दिन लौट कर जरूर आएगी, तुम सब पापियों का अंत करने और अपनी प्रजा की रक्षा करने। जय की बात सुनकर विक्रम कुटिल मुस्कान हंसते हुए कहता है, वो और हमारा अंत करेगी, तुम देखना जय प्रताप सिंह, इन्हीं हाथों से मैं तेरी बेटी को मरूंगा और तेरे पास उसकी लाश लेकर आऊंगा। इतना कहकर विक्रम वहां से चला गया। विक्रम और उनके आदमियों के महल से जाने के बाद पूरा परिवार महल में बने देवी के मंदिर में जाकर वहां ज्योत जलाते हैं और देवी के सामने हाथ जोड़कर कहते हैं, हे माँ दुर्गा, हमने आज तक आपसे अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा, लेकिन आज मांगते हैं। माँ के सामने अपने हाथ फैलाकर हमारी बच्ची की रक्षा करना, वो जहाँ भी रहे अच्छी और खुश रहे। इतना कहकर पूरा परिवार देवी माँ की आरती करते हैं। तो आगे क्या होने वाला है कहानी में? कौन है राजा जय प्रताप सिंह और विक्रम की राजा जय सिंह, ये क्या दुश्मनी है? विक्रम 1 साल की छोटी बच्ची को क्यों मारना चाहता है? और 20 साल बाद क्या होने वाला है? आगे की कहानी जानने के लिए बने रहे। लव द डेविल प्रिंसेस। आपको ये चैप्टर कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और अपने रिव्यू देना न भूलें। और आगे की कहानी में बने रहे हमारे साथ। अब तक की कहानी में हमने पढ़ा कि राजा जय सिंह के महल में विक्रम चौहान के आदमी हमला कर देते हैं, जिससे अपनी बच्ची को बचाने के लिए जय अपनी बच्ची को अपने भरोसेमंद दोस्त वीर को अपनी 1 साल की बच्ची देकर उसे महल से दूर भेज देते हैं। जब विक्रम महल पहुंचता है तो उसे वहां बच्ची नहीं मिलती, जिस कारण वो गुस्से में पूरे महल का सामान तहस नहस करके वहां से खाली हाथ वापस चला जाता है। अब आगे 20 साल बाद लंदन के सबसे फेमस प्ले क्लब सनशाइन, जो कि लंदन का नंबर 1 क्लब है, में बॉक्सिंग रिंग के अंदर एक सुंदर लड़की जिसने ब्लैक हुडी पहन रखी थी, जिससे उसका चेहरा उसकी नाक तक कवर हो रहा है। अगर कोई उसे ऐसे देखता तो देखता रह जाता, वो इस समय लेडी डेविल लग रही है। तभी पीछे से अनाउंसमेंट होती है, तो आज मैदान में है एस और उनके साथ फाइट करने आ रहे हैं हमारे क्लब के सबसे खतरनाक बॉक्सिंग प्लेयर जैकी, जो आज तक एक भी मैच नहीं हारा। जिसका नाम सुनकर वहां बैठे लोग जो मैच देखने आए थे सभी एक साथ जैकी का नाम चिल्लाकर हूटिंग करने लगे, जैकी जैकी जैकी। तभी उस भीड़ में बैठा एक आदमी एस की तरफ तरस भरी नजरों से देखकर अपने साथी से कहता है, लगता है ये लड़की पागल हो गई है जो अपने से 3 गुना शरीर वाले आदमी से लड़ रही है। तभी दूसरा आदमी हंसते हुए कहता है, इससे हमें क्या लेना देना, वो लड़े या मरे, हमें तो सिर्फ मैच देखने से मतलब है। सिर्फ ये 2 आदमी ही नहीं, वहां मौजूद आधे से ज्यादा लोग बस इस फाइट की बातें ही कर रहे थे। सभी को ये फाइट मजेदार जो लग रही थी, आखिर लगे भी क्यों ना, एक पहलवान जैसे आदमी से एक फूल जैसी दिखने वाली लड़की को लड़ाई को कौन देखना मिस करेगा। सभी को उस लड़की के ऊपर दया आ रही थी, लेकिन उन सभी के बीच खड़े 3 लोग जिन्हें इन सारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो तो बस दया भावना से उस जैकी को देखते थे जैसे उन्हें जैकी के ऊपर तरस आ रहा हो। तभी उनमें से एक आदमी जिसकी उम्र लगभग 25 साल होगी अपने साथ बैठे आदमी से कहता है, सर आपको क्या लगता है ये मैच कौन जीतेगा? तभी उसके साथ बैठा आदमी कहता है, कार्तिक, तुम तो मुझसे ऐसे सवाल पूछ रहे हो जैसे तुम्हें पता ही नहीं हो, कहकर रिंकी देखकर हंसने लगते हैं। तो कार्तिक अपने मन में भगवान से प्रार्थना करके कहता है, हे भगवान, प्लीज बचा लेना उस पहलवान को उस डेविल से, कहकर वो उस लड़की की तरफ देखने लगता है जो रिंग में बिल्कुल शांत खड़ी थी। तभी रॉकी रिंग के अंदर आकर इसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, तुम अभी बहुत छोटी हो, मेरे एक वार को भी झेल पाना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, इसलिए अभी कह रहा हूँ हार मान लो और चुपचाप यहाँ से चली जाओ। एस जो चुपचाप खड़ी होकर उसकी सारी बातें सुन रही थी, अपने सर से हुडी हटाकर रिंग से बाहर फेंकते हुए जैकी से कहती है, तुम मेरी चिंता छोड़ो क्योंकि मुझे मुझ पर तरस खाने वाले लोग बिल्कुल नहीं पसंद, सो लेट्स फाइट। इतना कहकर वो लड़ने के लिए तैयार हो गई।
लेकिन उसकी बात सुनकर तो 1 मिनट के लिए जैकी भी डर गया था, क्योंकि उसकी आवाज में जो कॉन्फिडेंस था उससे अब जैकी को डर लगने लगा था। लेकिन वो सबको इग्नोर करके अपनी फाइट पर फोकस करता है। तभी एक बेल बजती है और बेल के बजते ही दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। वहां मौजूद सभी लोग इस फाइट को बड़े गौर से देख रहे थे, क्योंकि उन्हें लड़ा था कि वो लड़की बस एक ही बार में हार जाएगी। लेकिन जैसे ही खेल शुरू हुआ, वहां मौजूद सभी लोग उस लड़की की परफेक्ट मूव्स और स्किल्स देखकर हैरान हो गए। वहां के सभी लोग उस छोटी सी बच्ची को इतने अच्छे से लड़ते देख अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे। वहां सभी लोग शॉक थे, सिर्फ 3 लोगों को छोड़कर। उन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे ये सब तो उनका रोज का देखना हो। बस 5 ही मिनट में जैकी रिंग के अंदर बेहोश पड़ा था, जिसे देखकर तो सबकी आंखें ही बाहर आ गई थी। सब बस यही कह रहे थे, आखिर अपने से बड़े पहलवान को इस लड़की ने कैसे हराया। वो जैकी को हराने के बाद उसके पास बैठकर उससे कहती है, आपसे आज के बाद अगर किसी भी लड़की को कमजोर समझा तो एक बार मुझे जरूर याद करना। इतना कहकर वो रिंग से बाहर आ गई। तभी उन आदमियों में से एक जो खड़े होकर कार्तिक और उनके साथ वालों की बातें सुन रहा था, वो कार्तिक से पूछता है, क्या तुम पहले से जानते थे कि मैच ये लड़की ही जीतेगी। जिस पर कार्तिक हंसते हुए जवाब देता है, हाँ, क्या ये भी कोई पूछने वाली बात है। तभी वो आदमी क्यूरियस होकर कार्तिक से पूछता है, अच्छा तो कौन है ये। इतना कहकर वो आदमी कार्तिक को देखने लगा, जैसे कुछ समझने की कोशिश कर रहा हो। तभी कार्तिक सीरियस होकर उस आदमी से कहता है, क्या तुमने माई वर्ल्ड का नाम सुना है। जिस पर वो आदमी कार्तिक बेवकूफ समझकर कहता है, उस नाम को कौन नहीं जानता, पूरे यूरोप में इसकी कंपनी का बिजनेस और शेयर है लंदन की सबसे बड़ी कंपनी में से एक। वो ये सब कार्तिक को बताते हुए बड़ा प्राउड फील कर रहा था। तभी कार्तिक उसकी आंखों में पूरे कॉन्फिडेंस से देखकर कहता है, ये उस कंपनी की सीईओ है। जैसे वो आदमी कार्तिक की बातें सुनता है तो उसके तो होश ही उड़ जाते हैं, और वो अपने डर को छुपाते हुए कार्तिक से कहता है, क्या सच में यही है माई वर्ल्ड की सीईओ, जिन्हें पूरा यूरोप डेविल प्रिंसेस के नाम से जानता है। कार्तिक को उस आदमी के फेस पर डर और पसीना साफ दिखाई दे रहा था। इसलिए कार्तिक उसे एक रुमाल देकर कहता है, तुम्हारे माथे से पसीना निकल रहा है, पहुंच लो और अपने इस छोटे से दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालो। इतना कार्तिक भी वहां से चला गया। दूसरी तरफ जोधपुर में चौहान पैलेस, एक आदमी राजा की तरह अपने सिंहासन पर बैठा अपने सामने खड़े लोगों को गुस्से से देखा रहा था। उसे देखकर लग रहा था कि अभिसा को मार डालेगा। तभी उसके सामने खड़े आदमी गिड़गिड़ाते हुए कहते हैं, मालिक बस एक बार और छोड़ दीजिए, हमें इस बार पक्का उसको अपने साथ लेकर आएंगे। तभी उनके पीछे से एक आवाज आती है जो गुस्से में कहती है, 20 साल, पूरे 20 साल हो गए और तुम लोगों से आज तक एक लड़की नहीं ढूंढी गई। क्या हमने तुम लोगों को यह फ्री में खिलाने के लिए रखा है। इतना कहकर वो सबके सामने आकर खड़ी हो जाती है और सबको ऑर्डर देते हुए कहती है, सिर्फ 1 महीना है तुम लोगों के पास, अगर तुमने 1 महीने के अंदर उस लड़की को खोज कर नहीं निकाला तो तुम्हारी लाश भी तुम्हारे परिवार वालों को नसीब नहीं होगी। कहकर सबको महल से बाहर निकल दिया। तो आगे क्या होने वाला है कहानी में, और कौन है माई वर्ल्ड कंपनी का सीईओ। माई वर्ल्ड कंपनी की सीईओ का नाम सुनकर वो आदमी चौंक क्यों गया, और जोधपुर का राजा किस बच्ची को ढूंढ रहा है। चैनल पर नई है तो सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।